everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 3 के नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन अर्बन इकोनॉमी. प्लीज़ आप जितनी भी वीडियोस अपलोड होती जा रही है उनके नोट्स बनाते जाओ, तैयारी करते जाओ. वेट मत करो कि बाकी वीडियोस अपलोड होंगी तब आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे. जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं आप देखकर नोट्स तैयार करते जाओ. या 2 दिन में आपकी यूनिट 3 जो है कंप्लीट हो जाएगी. ट्राई करूंगी कि 4 क्वेश्चंस मैं आपके 30 नवंबर को अपलोड कर दूं. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन अर्बन इकोनॉमी, व्हाट आर इट्स मेन फीचर. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. अर्बन इकोनॉमी यानी कि शहरों की आर्थिक व्यवस्था, जिस तरीके से लोग वहाँ पर रहते हैं और अर्न करते हैं. जैसे कि हमें पता है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं अर्न करने के लिए यानी कि जॉब करने के लिए. टू मेक अ सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट इन द अर्बन एरिया वन रिक्वायर कैश. अपने आप को प्रॉपरली अर्बन एरिया में एडजस्ट करने के लिए हर एक इंसान को ज़रूरत होती है पैसों की. टू ऑब्टेन दिस कैश द इंडिविजुअल इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन नेचर, लैंड, फॉरेस्ट, माइंस एट्सेट्रा. अब इस कैश को यानी मनी को पाने के लिए इंडिविजुअल जो है नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है. हमें ज़मीन, फॉरेस्ट, माइन से ये पैसे नहीं मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? हमें कमाने पड़ेंगे जॉब के थ्रू. मोस्ट अर्बन पीपल वर्क नॉट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द अदर्स. ये पता है कि शहरों के अंदर लोग अपने लिए अर्न नहीं करते, अपनी फैमिली मेम्बर्स को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए अर्न करते हैं. दे आर एबल टू सेटिस्फाई देयर नीड बिकॉज दे हैव जॉब. हर कोई ज़रूरत अपनी वो पूरी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जॉब है. उसके थ्रू वो पैसा कमा सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं. नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ अर्बन इकोनॉमी. फर्स्ट आपका पॉइंट है प्री इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, यानी कि शहरों में जब इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हुई थी उससे पहले की इकोनॉमी यानी आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की थी. सिटीज़ फ्लोरिश्ड इन इंडिया as early as 2500 BC. The Indus Valley civilization is famous for the cities like Mohenjo-daro and Harappa. अब इंडिया में जो शहर बनने शुरू हुए हैं या बसने स्टार्ट हुए हैं ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. इंडिया में 2500 BC में भी वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की बात की गई थी जिसके फेमस जो शहर थे वो मोहनजोदारो और हड़प्पा थे. तो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको पता है कि ये एक सभ्यता थी जो बहुत पुरानी थी जिसमें शहर जो था वो वेल डेवलप्ड था और बहुत पुराने टाइम की ये बात है. दिस सिटीज़ वर प्लान्ड एंड द हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स. ये बहुत ही प्लान शहर हुआ करते थे. जो घर बनाए हुए थे वो ब्रिक्स से बनाए होते थे, ईंटों से. सम ऑफ द हाउसेज हैड 2 और 3 फ्लोर्स. ज़्यादातर घरों के 2 या 3 फ्लोर्स भी हुआ करते थे. ऑल द रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट फ्रॉम द बेक्ड ब्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज. जो भी घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे और जो ईंट का साइज़ होता था वो एक जैसा होता था जिससे स्टैंडर्डाइजेशन का पता लगता था कि उन लोगों को उस टाइम में भी ये चीज़ पता है कि किस तरीके से जो शेप्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स है, उनकी जो साइज़ रहेगा वो एकदम सेम रहना है. द सिटीज़ प्रोड्यूस अ ग्रेट वेराइटी ऑफ गुड्स. उसके अलावा शहरों में बहुत सारे जो ज़रूरत के सामान हैं वो मिलते थे. लग्जूरियस आइटम्स वहाँ पे मिलती थी, ज्वेलरी, एक्सपेंसिव क्लोथ, आर्टिस्टिक वेयर, आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे, मेटल, टूल्स. ये सारा सामान जो था शहरों में उस टाइम पे अवेलेबल था. फिर सेकंड फेज आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया बिगिन अराउंड 600 BC. तो इंडिया में सेकंड फेज 600 BC के आसपास आता है. इसके बाद अर्बनाइजेशन यानी कि शहरों का बनना एक परमानेंट फीचर बन गया इंडिया का. आर्यंस जो थे उन्होंने वहाँ पर आकर शहरों में रहना स्टार्ट किया. वो आयरन का इस्तेमाल यानी लोहे का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने उसी चीज़ का इस्तेमाल कर कर जो है जंगल कट किए, बहुत सारे टूल्स बनाए और उसके थ्रू पैसे भी अर्न किए बहुत सारे टूल्स बना के. इट मेड पॉसिबल टू क्लियर द थिक फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन. जंगल साफ कर कर उन्होंने उस एरिया को यूज़ किया खेती बाड़ी के लिए. कौटिल्या's अर्थशास्त्र वी फाइंड दैट इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्बनाइजेशन. जो कौटिल्य थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, पहले ऐसे रूलर जिन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया था अपने रूल के अंडर. उनके जो पीएम थे, जो उनके जो गाइडर थे, जो उन्हें गाइड कर रहे थे वो कौटिल्य थे. कौटिल्य ने किस तरीके से एक एरिया पे रूल करना है उसके लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कौटिल्य अर्थशास्त्र. उस बुक के अंदर ये लिखा हुआ था कि शहरों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड. ये 2 मेन कंपोनेंट हैं. अब यहाँ पर इन्होंने ये जो बुक लिखी थी ये 4th सेंचुरी BC के आसपास लिखी थी. इन दिस फेज ऑफ द इकोनॉमी ऑक्यूपेशन ऑफन रिलेटेड टू द फैमिली एंड कास्ट ऑफ द इंडिविजुअल. उस टाइम पर जो भी कोई इंसान पैसा कमाने के लिए अर्न कर रहा है वो अपनी फैमिली के ऑक्यूपेशन को देख के करेगा, अपने कास्ट के लोगों को देख के करेगा. अपनी विश से वो उस टाइम पे काम नहीं कर सकते थे
ऑक्यूपेशन वर बेस्ड ऑन कास्ट एंड वर रिक्वायर्ड हेरिडिटरी, यानी कि कास्ट यानी जाति के बेसिस पे आपके जो फादर और ग्रैंडफादर काम करते थे आपको भी वही काम करना पड़ेगा, ये हेरिडिटरी बेसिस पे है। और फैमिली के अंदर बच्चे को वही काम सिखाया जाता था। ऑक्यूपेशनल स्किल्स वर लर्नड विद द फैमिली इनफॉर्मली, और इनफॉर्मल तरीके से बिना स्कूल जाए हुए बच्चे को वो घर पे ही सिखाते थे कि किस तरीके से बच्चे ने अपने फैमिली का जो काम है उसको आगे लेके जाना है। जैसे कि हो सकता है यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने का काम हो जो मिट्टी के उस टाइम पे बनाए जाते थे, या फिर पोटर्स, घड़े वगैरह बनाने का काम हो, या फिर लक्कड़ का इस्तेमाल कर कर जो टॉयज़ वगैरह उस टाइम पे बनते थे, कार्ड्स वगैरह बनते थे। तो इस तरीके से बच्चे को फैमिली के अंदर ही इनफॉर्मल तरीके से एजुकेशन दी जाती थी जॉब के बारे में। सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। 18th सेंचुरी के आसपास आकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स की ये कंपनी थी जिन्होंने इंडिया में आकर ब्रिटिश ट्रेड स्टार्ट किया था। दे बिकम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग एंड फॉट मेनी बैटल। धीरे धीरे टाइम के साथ वो राजनीतिक तौर पर इंडिया में स्ट्रॉन्ग होते गए। में उन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी लोकल रूलर्स के साथ ताकि वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। द ब्रिटिश सेटअप फैक्ट्रीज in various towns and cities in order to take advantage of the cheap and abundant labor supply। अब ब्रिटिशर्स ने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जो है फैक्ट्रीज ओपन की स्पेसिफिकली शहरों में, ताकि जो चीप लेबर अवेलेबल है, जो चीप लेबर वहाँ पे अवेलेबल है, उसका एडवांटेज वो लोग उठा सके और रॉ मटेरियल वहाँ से खरीद सकें सस्ते दामों पे। ब्रिटिशर्स ने शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट की, तो इस चीज़ को देखते हुए रूरल एरियाज से बहुत सारे लोग जो है सिटीज़ में आके रहना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। उनको लगा कि शहरों में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसकी वजह से शहरों का जो साइज़ और पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होता गया। द early factories and the industries to emerge in India were the cotton textile industry। सबसे पहली लगने वाली और जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुई है इंडिया में इंडस्ट्री वो कॉटन इंडस्ट्री थी, जो कि बॉम्बे और अहमदाबाद में लगाई गई थी। और जो जूट इंडस्ट्री थी वो कलकत्ता में लगाई गई थी। जो कोल माइन थी वो दामोदर में लगाई गई थी। तो ऐसे कुछ फेमस इंडस्ट्रीज़ थी जो इंडिया में काफ़ी फ्लॉरिश कर रही थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम में। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज पीपल इन लार्ज नंबर स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज फ्रॉम रूरल एरियाज। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगती गई लोग जो है गाँव से ट्रांसफ़र होकर माइग्रेट कर कर शहरों में आकर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सिटीज़ में उस टाइम पे क्या था कि एक पर्सन का जो भी अचीवमेंट होगा वो उसके स्किल पे बेस्ड होगा, यानी कि आपका स्टेटस अस्क्राइब नहीं है। अब अपनी फैमिली का ऑक्यूपेशन अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकते हो शहर में आके। अब आप पर फैमिली या आपके कास्ट बैकग्राउंड के कोई भी रिस्ट्रेंट्स नहीं है। इट वॉज पॉसिबल फॉर अ लोअर क्लास मैन टू मूव अप टू द हाइएस्ट क्लास, यानी कि अब मौका मिल चुका था लोअर क्लास लोगों को कि वो अपने जो क्लास है, जो अपना स्टेटस है, उसको रेस कर सकते हैं सोसाइटी में। इट रिक्वायर्ड हाईली ट्रेन स्पेशलिस्ट हु वर रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। और शहरों में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ट्रेन स्पेशलिस्ट लोगों की। इस टाइम पीरियड में लोगों के क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जाता था, ना कि उनके कास्ट के अकॉर्डिंग। इन 20th सेंचुरी इंडियन सिटीज़ विटनेस द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ सिनेमा हाउसेस। और 20th सेंचुरी में इंडिया में एंट्री होती है सिनेमा हाउसेस के साथ साथ और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं शहरों में वो भी मिलनी स्टार्ट हो गई थी 20th सेंचुरी में, जैसे कि सिटी बस ट्रांसपोर्टेशन, सिटी ट्रैम कार्स, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप्ड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सिस्टम। People started migrating from one place to another in search of job and for trade more than even before। पहले के कंपैरिजन में 20th सेंचुरी के आसपास लोगों ने ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर दिया था एक जगह से दूसरी जगह, ताकि उनको बेहतर जॉब मिल सके और वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है शहरों में जो अवेल होती हैं वो उनको अच्छे से ले सके। ट्रेड यूनियंस बिकम वेरी पावरफुल एंड यूज देयर पावर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। और ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए वर्कर्स के, एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स होते हैं उनके, स्टूडेंट्स के ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए, ताकि जो बेनिफिट है वो उठाया जा सके, उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना करे, बिकॉज दे आर बेटर एजुकेटेड। उस टाइम तक आते आते लोग काफ़ी एजुकेटेड हो चुके थे, अवेयर हो चुके थे, अपने जो चीज़ें जो राइट है उन्हें मिलने चाहिए उस चीज़ के बारे में उन्हें कम्प्लीटली नॉलेज आ चुकी थी। द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ बिकम सुपीरियर। उस टाइम पे जो क्वालिटी है एक इंसान की लाइफ की काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। दे लिव इन कंफर्टेबल हाउसेस, तो काफ़ी अच्छे हाउसेस में उन्होंने रहना स्टार्ट किया। मॉडर्न गैजेट्स आ चुके थे। उसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी काफ़ी बेहतर मिलनी स्टार्ट हो गई थी मार्केट में। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री लेबरर्स आर माइग्रेट फ्रॉम विलेज। और ज़्यादातर जितने भी फैक्ट्री वर्कर थे वो सारे कहाँ से आए हुए लोग थे? रूरल एरिया से, गांव से आए हुए लोग थे जो शहरों में आके बसे थे। दे आर सो मेनी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे जब इंडस्ट्रीज़ लगनी स्टार्ट हुई थी इंडिया में।
पॉइंट है कॉर्पोरेट इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड इन मच लार्जर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बाद में क्या हुआ कि बहुत सारा प्रोडक्शन लेवल जो इंक्रीज हो गया उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाएं बननी स्टार्ट हो गई, कॉरपोरेशन बनने स्टार्ट हो गए ट्रेड यूनियंस के। जैसे ऐसे कंपनीज और इंडस्ट्रीज ने अपना सेटअप जो है वो इंक्रीज किया, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी स्टार्ट की, तो टाइम के साथ उन्हें जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़नी स्टार्ट हो गई। दिस रिक्वायर्ड इज मेट बाय द कन्वर्टिंग द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इनटू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जिसकी वजह से आपने आज सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो रिच लोग होते हैं वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं कंपनी के, कि वहाँ पर कुछ पैसा देकर वो लोग जो है स्टॉक खरीदते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो कंपनी और इंडस्ट्री है उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये कब हुआ, जब प्रोडक्शन लेवल काफ़ी जो है इंक्रीज़ हो गया था इंडिया में। आउटसाइडर्स आर इनवाइटेड टू इन्वेस्ट थ्रू शेयर। तो इस तरीके से जो आउटसाइडर्स है, आउटसाइड द कंट्री से आके या प्लेसेस से आगे लोगों ने शेयर खरीदने स्टार्ट किए कंपनी के और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कंपनीज़ में। सच कंपनीज आर नाउ ओन्ड ज्वाइंटली। तो ऐसी कंपनीज किसी एक की नहीं है, कोई एक ऑनर नहीं है उसका, हो सकता है ग्रुप में मेंबर्स जो हैं उस कंपनी को चला रहे हैं, क्योंकि सबने जो है उस कंपनी का शेयर जो है वो खरीदा है, वो सब लोग जो है शेयर होल्डर हैं। सो यहाँ पे उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि आपने सुना होगा कि किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, वो इसलिए ही रखी जाती है क्योंकि उसमें जो डिसीजन होगा वो एक पर्सन नहीं ले सकता, क्योंकि शेयर होल्डर्स काफ़ी होते हैं। सो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम बनती है और मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइवेट ही हों, ये पब्लिक भी हो सकती हैं। कई बार सरकार को ही पैसे की ज़रूरत होती है, कोई ऐसी कंपनी जो सरकार की है और सरकार को पैसे की ज़रूरत है, तो सरकार भी अपनी कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं उसको बेच देते हैं और शेयर होल्डर्स को उसका पार्टनर बनाते हैं। तो इसीलिए जो कॉरपोरेट कंपनी होती है वो पब्लिक भी होती है जो सरकार के अंडर है, उसमें 3 या 4 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और प्राइवेट भी होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है उसको ओन करते हैं। पॉइंट है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्न इंडस्ट्रीज अटेम्प्ट टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई मल्टीपल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप होनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने एक प्रोडक्ट में किस तरीके से उसको डिफरेंट करना है, क्योंकि हर इंडस्ट्री सेम ही प्रोडक्ट निकालेगी तो वहाँ पर क्या होगा, उनको लॉस, और उनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट करना। तो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफरेंट करना है, उसमें टेस्ट या वेराइटी किस तरीके से लेके आनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑटोमोबाइल फर्म्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स निकाले एक ही कार के या फिर 2 व्हीलर के, जैसे कि कंज्यूमर आर अफोर्ड वैरायटी इन साइज, वेट, इंजन, प्राइस रेंज, स्टिल वाइडर वैरायटी ऑफ ऑप्शन। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस जो है उन्होंने कस्टमर को दिए, सो दैट कस्टमर जो है उनकी कंपनी और उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट। पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन। मेनी टाइम द डाइवर्सिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड इन द अर्बन मार्केट प्लेस confuses the customer. In that situation he prefers to rely on the standardized name brands. अब बहुत बार हमने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर हम कभी मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं और उसमें 10 तरीके के प्रोडक्ट सामने हमारे पास पड़े हैं, अलग अलग प्राइसेस के, अलग अलग पैकेजिंग के, तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड होता है, जो सबसे रिलायबल ब्रांड होता है, हम उसका सामान लेके आते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई कि जो कंपनी अपना ब्रांड का नेम बनाएगी टाइम के साथ, उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे। तो पूरी कोशिश की गई अपने ब्रांड का नेम बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम्स, ताकि लोग जो है उनके प्रोडक्ट्स को कैसे बिलीव करें, उनके ब्रांड के नेम से। 6 पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि अर्बन इकोनॉमी में अगर अपने आप को सस्टेन करना है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक आपका जो प्रोडक्ट है लोगों तक नहीं पहुँचेगा, उन्हें दिखेगा नहीं, उसकी क्वालिटीज़ पता नहीं लगेंगी, तब तक लोग उसे परचेस नहीं करेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर माना गया है शहरों का कि वहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स जो है प्रोडक्ट्स की वो बहुत की जाती हैं। दिस इकोनॉमी इज़ मार्क्ड बाय अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ प्रोफेशनल वर्कर्स थ्रू टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सर्कुलर्स, ईमेल्स, एडवर्टाइजिंग डेली इन्वेज द होम ऑफ नियर बाय एवरी अर्बनाइट। तो आपको हर जगह जो है एडवर्टीजमेंट बैनर्स जो हैं वो लगे हुए आज भी दिखते होंगे। पहले के टाइम में इसकी शुरुआत की गई थी अपने प्रोडक्ट्स को और पॉपुलर करने के लिए। मिलियंस ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट एवरी ईयर ऑन एडवर्टाइजिंग।
सेवन्थ पॉइंट है आपका कंज्यूमर क्रेडिट। सिस्टम ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट अलाउ पीपल टू परचेज गुड्स फॉर विच दे डू नॉट presently have sufficient cash on hand and to pay later through an agreed upon number of installment payments। उसके साथ साथ कंज्यूमर क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आपके हाथ में अभी पैसा नहीं है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, आप वो चीज़ खरीद लो और बाद में उसकी जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे उसको पे करते रहो। तो कंज्यूमर क्रेडिट की वजह से भी कहीं ना कहीं उनकी परचेसिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। द फैसिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट इज़ गिवन ऑन अ होल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हर तरीके के प्रोडक्ट्स पे जो है कंज्यूमर क्रेडिट जो है उस टाइम पर देना स्टार्ट किया और आज भी इंडिया में कंज्यूमर क्रेडिट पे बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को बाय करते हैं। कार से लेके गैजेट तक जो है, घर तक जो है, सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं कंज्यूमर क्रेडिट पर। तो आपकी हेडिंग है फीचर्स ऑफ अर्बन इकोनॉमी। जो अर्बन इकोनॉमी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, यानी कि ऐसे ऑक्यूपेशन, ऐसी जॉब होगी शहरों में जो खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड पॉइंट है अर्बन इकोनॉमी इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। वहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं अगर आप शहरों में आके रहते हो। वैरायटी आपको देखने को मिलेगी ऑक्यूपेशंस में। थर्ड पॉइंट है ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्यूपेशन रिक्वायर स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड स्किल। शहरों में आकर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग एक पर्सन के पास होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ इनर डिपेंडेंस अमंग वेरियस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक कंपनी है जिसको ऑटोमोबाइल्स बनाने हैं, यानी कि कार्स वगैरह या टू व्हीलर्स बनाने हैं, तो उनको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उनको टूल्स चाहिए, तो वो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो टूल्स है वो परचेज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। फिफ्थ पॉइंट है अर्बन इकोनॉमी इज़ मार्क्ड बाय ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि वहाँ पर लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं ऑक्यूपेशन को सर्च करने के लिए सो दैट दे कैन गेट अ बेटर जॉब टू अर्न मोर इनकम। सिक्स पॉइंट है द अर्बन इकोनॉमी इज़ करेक्टराइज्ड बाय अचीव स्टेटस। शहरों के अंदर लोगों का जो स्टेटस होता है वो अचीव किया जाता है अपने स्किल, अपने मेहनत के थ्रू। आपका कास्ट और फैमिली के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर स्टेटस डिसाइड नहीं किया जाएगा। सेवेंथ पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि जो काम डिवाइड होगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। गांव वगैरह में क्या होता है कि एक फील्ड है और फील्ड में सारी फैमिली मिलकर जो है उसमें डिवाइड करके काम करेगी, बट शहरों में ऐसा नहीं होता है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ जो बहुत ही वर्कलोडेड होती हैं और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर इतना काम नहीं होता बट सैलरी फिर भी काफ़ी हाई रहती है। पॉइंट है कि शहरों के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग का सामान प्रोड्यूस किया जाता है वो काफ़ी मैसिव स्केल पे किया जाता है, जिसको बेचा जाता है लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो इसीलिए जो लोकल लेवल के प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है कम्पीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में। बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोकल लेवल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा बिकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और दूसरी कंट्रीज़ को कई बार जो है लोकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अर्बन इकोनॉमी है हम इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी कि इसमें वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाया गया है उसको दूसरी किसी मार्केट में बेचना, उस जगह पर ना बेचना जहाँ पर उसे बनाया गया है। सेकेंड है लोकल सेक्टर, वहीं से सामान लेना, वहीं पर बनाना और वहाँ के लोगों को ही बेचना, वो होता है लोकल सेक्टर। ये पार्ट है आपका इंपोर्ट सेक्टर। इंपोर्ट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सामान मंगवाया जा रहा है वो उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं बना है, आपने बाहर से उसको इंपोर्ट करके मंगवाया है, वो होता है इंपोर्ट सेक्टर। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप सामान बाहर से मंगवा रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए ताकि वो कंज्यूम करें या उसको यूज़ करें। पॉइंट है कि बहुत सारे लेबर यूनियन, यानी कि जितने भी वर्कर इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्क कर रहे हैं उनको उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे यूनियंस बन जाते हैं, ताकि अगर उनकी वेजेस कम होते हैं, अगर उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो वो रैलीज करते हैं, वो सरकार तक उनकी बात जो है पहुंचाते हैं। तो ये कॉमन फीचर है अर्बन एरियाज़ का। उसके साथ साथ वर्कर्स के अलावा बहुत सारे और भी ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स का ग्रुप होता है। तो हर कोई अपना यूनियन बनाता है शहरों के अंदर ताकि उनके इंटरेस्ट सेव किए जा सके और वो अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सके। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर इकोनॉमिक क्लासेस इन अर्बन सोसाइटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन आपका बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चन 19 जैसा।
देन उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। जो कॉरपोरेट इकोनॉमी है जिसमें बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुलनी शुरू हुई हैं, जॉइंट कॉरपोरेट्स खुलने शुरू हुए हैं, सो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जॉब्स के अंदर एक स्पेसिफिक पर्सन की अब ज़रूरत होती है कि जिसके पास कुछ टैलेंट है, कुछ स्किल्स हैं। तो लेबर जो है अब जो भी काम करेंगे उसकी पहले ट्रेनिंग वो लोग कैप्चर करते हैं अर्बन एरियाज़ में, और देन उसके बाद एक जॉब जो है वो एक्वायर करते हैं। सो अर्बन लेबर मार्केट के अंदर जो जॉब्स है वो काफ़ी टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ की अवेलेबल रहती है, यानी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में, तभी से जो वर्क है उसको स्पेशलाइज कर दिया गया, यानी वर्क को डिवाइड कर दिया गया कि एक ट्रेन पर्सन ही वो काम कर सकता है। अब आज के टाइम में स्पेशलाइज पर्सन है जो अपने टास्क खुद कर सकते हैं, और ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि जितने भी आपकी फील्ड्स होती हैं हर जगह एक स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत होती है जिसने कुछ पर्टिकुलर टैलेंट या स्किल सीखा है, कि मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, सोशल वर्क, लॉ, एकेडमिक डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड सो ऑन। तो हर फील्ड के लिए आज के टाइम में एक स्पेशलाइज पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो कि उस काम को और एक्सीलेंट तरीके से कर सके। Even in the field of sociology, it is impossible for one individual to master the entire discipline. अगर हम सोशोलॉजी सब्जेक्ट में भी देखें, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक पर्सन जो है उसको सोसाइटी के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे आइडियाज़ के बारे में पता है? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. Urban areas contain people belonging to different regions, religion, caste, races who pursue different types of occupation. अगर हम urban areas की बात करें तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो हैं शहरों में आकर वहाँ पर रहते हैं और अलग अलग तरीके की जॉब्स करते हैं। वहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि इस पर्टिकुलर रीजन या फिर कास्ट का जो पर्सन है वो यही काम करेगा। जिसके पास जो टैलेंट है, जिसके पास जो स्किल है, वो जॉब एक्वायर कर सकता है अर्बन एरियाज़ में। तो इंडियन इकोनॉमिक अर्बन सिस्टम के अंदर हमें बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक इंडिविजुअल के लिए। ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं अर्न करने के लिए वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ही कंसर्न होती हैं। Nearly 1/3 of the Indian urban places have agricultural related the most dominant occupation. इंडिया का 1/3 पार्ट ऐसा है या तो वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड से कनेक्टेड है या फिर इनडायरेक्ट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग या और सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। सो इंडिया में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कनेक्टेड विद द प्राइमरी सेक्टर। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा माना जाता है? प्राइमरी सेक्टर, जिसमें ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में। बट अगर हम बात करें लार्ज सिटी सेंटर्स की, वहाँ पर टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स ज़्यादा जो है वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और ये दोनों फील्ड बहुत ही स्पेशलाइज्ड और ट्रेनिंग से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है इकोनॉमिक क्लासेस इन अर्बन सोसाइटी। सबसे पहले है अर्बन वर्किंग क्लास। अर्बन वर्किंग क्लास इमर्ज्ड इन इंडिया एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक टाइम पर रूल किया था और कॉलोनियल रूल के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि अर्बन वर्किंग क्लास जो है वो देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी डिस्ट्रॉय द सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। उस टाइम पर इंडिया में क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए थे हर कोई सेल्फ सफिशिएंट था। हर किसी की स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी स्मॉल लेवल पर विलेजेस में। ब्रिटिशर्स ने आते ही सारी चीज़ों पर अपना जो है मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली और अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोलकर वो छोटी इंडस्ट्रीज सब बंद करवा दी, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ के लोगों को अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होकर आना पड़ा ताकि वो लोग अर्निंग कर सकें और अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें। तो ये जो अर्बन वर्किंग क्लास आज हम देखते हैं, ये कॉलोनियल रूल से इमर्ज्ड हुई एक क्लास है। अर्बन वर्किंग क्लास कंसिस्टिंग ऑफ बोथ वेज लेबरर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर्स इज पुअर, पावरलेस एंड लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड। अगर हम अर्बन वर्किंग क्लास की बात करें तो इसमें वेज लेबर्स यानी कि जिन्हें तनख्वाह दी जाती है मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर्स जो प्राइवेट कंपनी या ओनर के मालिक भी हो सकते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग जो है पुअर हैं, पावरलेस हैं और लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सप्लॉइटिंग क्लास, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड क्लास यही क्लास है जो शहरों में एक्सप्लॉइट की जाती है। वुमेन वर्कर्स एंड चिल्ड्रन आर मोर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है वो वुमेन और चिल्ड्रन है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, वेजेस जो होते हैं उसको देने के लिए प्रॉपर कोई रूल्स नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है इन लोगों को, बिकॉज दे आर पेड लेस देन द एडल्ट मेल वर्कर्स। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेल वर्कर्स से ज़्यादा वुमेन और चिल्ड्रन को हायर किया जाता है, क्योंकि उन्हें जो है एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा आसान है, उन्हें कम वेजेस दिए जाते हैं, उन्हें डोमिनेट करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये आपका फर्स्ट हेडिंग था अर्बन वर्किंग क्लास। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी फीचर्स ऑफ अर्बन वर्किंग क्लास।
तो ज़्यादातर ये लोग जो होते हैं माइग्रेटेड होते हैं। सिटीज़ में कहाँ से आते हैं? रूरल एरियाज से। लेकिन पॉइंट है कि जितने भी माइग्रेंट लेबर्स आते हैं वो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़कर शहरों में आते हैं। हो सकता है वहाँ पर वो एग्रीकल्चर का काम करते हों या फिर कोई और एक्टिविटी जो उनके गाँव में उन्होंने सीखी हो, वो सारे काम छोड़कर वो शहरों में नए तरीके से जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है, अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ अर्बन इकोनॉमी क्लास इज इलिटरेट। ज़्यादातर अर्बन वर्किंग क्लास जो होती है वो लोग इलिटरेट होते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, ना ही वो अपने लीगल प्रोटेक्शंस के लिए अवेयर होते हैं। तो यही एक कारण है कि उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, दे आर डाइवर्सिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेजेस। शहरों में कभी भी एक जैसे लोग नहीं रहते हैं, आपको वैरायटी या डिफरेंसेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इट इज़ फाउंड दैट द एक्सटेंट ऑफ डाइवर्सिटी इज़ हायर इन द बिग सिटीज़ इन कंपैरिजन विद द स्मॉल अर्बन सेंटर। जितने बड़े आपको शहर दिखेंगे उतनी ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी और वैरायटी दिखेगी लोगों की, कि वहाँ पर अलग अलग धर्मों के, रीजन के, कास्ट के लोग जो है वहाँ पर आके रह रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द अर्बन वर्किंग क्लास वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ज़्यादातर जो अर्बन वर्किंग क्लास होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पर आपकी सैलरी, आपकी जॉब, आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं उसके लिए कोई अच्छे से रूल्स रेगुलेशन नहीं बने होते हैं। जैसे चाहे वो आपसे काम करवा सकते हैं, जितने मर्जी वेजेस दे सकते हैं। अर्बन वर्किंग क्लास होते हैं वो ज़्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन है, सबसे पहले इन लोगों के पास पहुंचती है और वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट दे कैन गेट अ बेटर जॉब इन दी अर्बन एरियाज। साथ के साथ वो ग्रुप्स बना सकते हैं अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर, सो दैट उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तभी आपने ट्रेड यूनियन, बिजनेस यूनियंस और वर्कर यूनियंस के बहुत सारे ऐसे ग्रुप सुने होंगे कि वो लोग टाइम टू टाइम स्ट्राइक्स करते रहते हैं कि उनके जो वेजेस है वो रेगुलर होने चाहिए। जो उनका जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम तक उन्होंने काम करना है एक दिन में, वो भी जो है सरकार को फिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादातर जो अर्बन वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही अनसेफ कंडीशंस में काम करते हैं। वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं होती है, सफोकेटेड रूम्स होते हैं। उसके अलावा जो मशीन्स होती हैं वो बहुत पुरानी होती हैं, तो बेसिक फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं होती हैं। उसके अलावा जो उनकी सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो स्लम एरिया जैसे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं शहरों में। और वहाँ पर ना ही प्रॉपर वाटर सप्लाई होता है, ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो अर्बन वर्किंग क्लास होती है उसकी जो लिविंग कंडीशंस है वो बहुत पुअर होती है अर्बन एरियाज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी ऑफ देम सफ़र फ्रॉम द रेगुलर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टनिटी। और ये भी कभी श्योर नहीं होता कि वो कब तक उस जॉब पर रहेंगे, किसी भी टाइम जो है उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है। और जो भी उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है कि उनको इतने पैसे मिल रहे हैं, वो भी कंपल्सरी नहीं है कि उतने ही मिलते रहेंगे, वो भी कभी ना कभी रिड्यूस हो जाते हैं। एक बार ऐसा देखा गया है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत तरीक़ों से। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने अभी डिस्कस भी किया कि वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं सो दैट उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए और अपनी आवाज़ जो है वो मिलकर उठा सके गवर्नमेंट के सामने। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इज अ प्रोडक्ट ऑफ द डायनेमिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द इमर्जेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मिडिल क्लास इंडिकेट चेंजेस इन द इकोनॉमी। जो मिडिल क्लास है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद बनी है, और मिडिल क्लास के बनने से ये शो होता है कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। क्योंकि इससे पहले दो ही क्लासेस होती थी, एक पुअर और एक रिच, बट मिडिल क्लास तब से आनी स्टार्ट हुई है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया था गवर्नमेंट ने सो दैट कि जो लोगों का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो। एजुकेशन कंपलसरी की गई थी, उसके अलावा जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ दी गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग किया था, इंडस्ट्रीज सेटअप की थी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास की ग्रोथ जो है इंडिया में इंक्रीज़ हुई। और जो मिडिल क्लास होते हैं ये होमोजीनस क्लास नहीं है, मतलब ये एक जैसे एक धर्म के एक सेटअप माइंडसेट के लोग नहीं हैं। मिडिल क्लास के अंदर आपको हर एक रीजन के, कास्ट के, क्लास के लोग जो है एक साथ दिखाई देंगे। द मेम्बर्स ऑफ दिस क्लास आर एंगेज इन नंबर ऑफ प्रोफेशन। अलग अलग टाइप ऑफ जो जॉब्स हैं ये लोग करते हैं, जैसे कि टीचिंग, जर्नलिज्म, उसके अलावा लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारी जो आज के टाइम में इंडिया में वर्क कर रहे हैं वो मिडिल क्लास के लोग ही हैं। दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजिंग पोजीशंस इन इंडस्ट्री। और बहुत सारे लोग जो है सुपरवाइज़र भी हैं इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेड एंड कमर्स में। के अलावा मिडिल क्लास के अंदर भी आज के टाइम में, जैसे कि आपको पता है, सारे मिडिल क्लास में लोग नहीं आते हैं। लोअर मिडिल क्लास होते हैं, फिर एलाइट मिडिल क्लास भी होते हैं कि जो काफ़ी अच्छे
पोजीशंस पे हैं और वो लोग क्या करते हैं कि उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं सरकार की तरफ से, स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं जो इस क्लास के लोग जो है एंजॉय करते हैं। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा होता है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड दिस क्लास इज सोशली डिस्पर्स्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास इवन टुडे प्रीडोमिनेटली बिलोंग टू द हायर कास्ट। आज के टाइम भी ऐसा माना जाता है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो स्पेशली रिच क्लास होती है, वो सोशली डिस्पर्स्ड है, एक जगह पर नहीं रहते हैं। वहाँ उन्हें जॉब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो वहाँ पे माइग्रेट करके चले जाते हैं। तो प्रीडोमिनेटली अगर हम देखें तो हायर कास्ट के लोग ही आज मिडिल क्लास के मेंबर्स हैं, यानी कि वही क्लास बन पाई है मिडिल क्लास जो पहले हायर कास्ट के लोग थे। अ फ्यू पीपल बिलोंगिंग टू SC/ST हैज़ ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ मिडिल क्लास। अब बहुत सारे SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग भी मिडिल क्लास के जो क्लास है इसमें एंटर कर चुके हैं, क्योंकि सरकार ने इन लोगों के लिए बहुत सारी रिजर्वेशन रखी है, जिसकी वजह से जॉब्स और एजुकेशन में अच्छा अचीव करने के बाद इन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव कर लिया है और ये लोग भी पार्ट बन चुके हैं मिडिल क्लास का। आपकी हेडिंग है एंटरप्रेन्योरियल क्लास। द एंटरप्रेन्योरियल बिलोंग टू द अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोशो इकोनॉमिक हायरार्की। सबसे ज़्यादा रिच और अमीर लोग जो अर्बन क्लास एरियाज़ में रहते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, इस क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। और ज़्यादातर ये लोग कैपिटलिस्ट होते हैं, यानी कि प्राइवेट ओनर्स होते हैं किसी ना किसी कंपनी या इंडस्ट्री के, और इन लोगों का कंट्रोल होता है मींस ऑफ प्रोडक्शन पे, कि जो भी वहाँ पर ग्रो किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जा रहा है, वो सारा का सारा कंट्रोल इन लोगों का ही रहता है। दे आर द एम्प्लॉयर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं वो उनके अंडर, उनकी गाइडेंस में वर्क करते हैं। बेसिकली इस क्लास के जितने भी लोग होते हैं वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं हमारी कंट्री के, फाइनेंस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, उन सारे सेक्टर्स को क्लास के लोग जो है वो मैनेज करते हैं। द कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट। और ये लोग जो भी काम करते हैं इंडस्ट्री में या कोई भी कंपनी ओपन करते हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है, जितना हो सके प्रॉफिट अर्न करना। दे एक्सप्लॉयट द वर्कर, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं वर्कर्स को, उनकी सैलरीज कम देते हैं, उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं, प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसको कम करते हैं ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके उस प्रोडक्ट से। They use various means like their chamber of commerce, industries, newspaper, journals to safeguard their interest and influence the formulation and implementation of government policy to their advantage. इस क्लास के लोग भी क्या करते हैं कि अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए अपने यूनियन, अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ताकि कल को अगर सरकार उनके अगेंस्ट कोई नया टैक्स लगाती है या फिर उनकी जो पावर है वो कम करने की कोशिश करती है, देन वो लोग अपने यूनियन और ग्रुप्स के थ्रू सरकार को प्रेशराइज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि उनके फेवर में सरकार जो है पॉलिसी बनाए। सो यानी कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को भी वो कंट्रोल कर सके, पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग बनवा सके। के अंदर 3 मेन कम्युनिटीज़ हैं जो इस क्लास के अंदर मेजरली देखी जाती हैं। पहले नंबर पे पारसीज़, सेकंड गुजरातीज़ और थर्ड मारवाड़ीज़। तो मारवाड़ीज़, गुजरातीज़ और पारसीज़ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा इस क्लास के मेंबर बन चुके हैं लोग, और जो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रहे हैं। मैनी टेक्नोक्रेट्स, एजुकेटेड यूथ, एंटरप्राइजिंग वुमेन irrespective of caste background have become a part of this class। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं जो नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, बहुत सारे जो यूथ हैं या फिर वुमेन हैं, चाहे कोई भी उनका बैकग्राउंड हो, वो इस क्लास का मेंबर बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी इसी कम्युनिटी से आके लोग इसका पार्ट बनते हैं, पर मेजरली अगर देखा जाए 3 कम्युनिटीज़ में डोमिनेट कर रही हैं, बाकी और भी बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं वो इसका पार्ट बनते जा रहे हैं टाइम के साथ। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस किए आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.